हेलो मेंटीज। तो आज हम एसएसटी का पहला क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। तो ये हमारा यूनिट टेस्ट का पेपर है। इसका पीडीएफ अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसएसटी के अंदर ज़्यादातर मार्क्स यहीं पे कटते हैं, क्योंकि थ्योरी तो अगर हम लोग याद कर लें तो आ ही जाते हैं, पर थ्योरी याद करनी भी ईजी होती है। इनके अंदर नाम और डेट्स बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री इज हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी। सो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, राइट। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे हराया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था, उसको ब्राइब किया। वो मीर जाफर करप्ट निकला और उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और सिराजुद्दौला हार गया, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्लॉसरी। ये मतलब आते रहते हैं क्वेश्चन इनके, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो होगा एग्जाम में। अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, व्हाट इज मैच लॉक? So a matchlock is a type of gun with a lock in which a wick or cord is placed for igniting the powder. तो ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं ग्लॉसरी टाइप वाले, जैसे मर्केंटाइल हो गया और फिर काजी, मुफ्ती, मस्केट। तो ये सब आप लोग याद कर लेना, ताकि क्योंकि ये आते ही हैं, एक ना एक तो आता ही है ग्लॉसरी का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, व्हाट इज HRD? व्हाट इज HRD? HRD की फुल फॉर्म तो पता ही है सबको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री वॉज यूज्ड इन 1985। यूज्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टार्टेड इन 1985 to improve people's skills, and this just shows how important people in as a resource for country are, right। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है ये मिनिस्ट्री, ताकि गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। तो इसके अंदर एक्चुअल में इंक्लूड होता है जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। अगला है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो ये है पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी जाके कभी अगले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे, तब ये मतलब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सेपरेशन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट क्या है? ये स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट है गवर्नमेंट, राइट। सेपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये आगे भी एक शायद क्वेश्चन में आएगा, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आप ये डेफिनेशन याद रखें। अगला है व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। इसके अंदर पहले तो डेफिनेशन तो हम लोगों ने लिखी दी है, बाकी हमने ये भी लिखा है कि क्यों कैसे, वो हम लोग भी वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सो दिस सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस मेड इंडियन रूलर्स लेट गो ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेस एंड कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर्ड व्हेन दिस सिस्टम केम इनटू बीइंग, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द गार्डियन ऑफ द टेरिटरीज दैट इट टुक अंडर द अलायंस। इसका मतलब क्या है? दैट अ सर्टन रूलर्स की, एक बंदे की, एक रूलर की, एक नवाब की टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डियन बन जाएगी उसका, राइट। अलायंस का मतलब क्या होता है? दोस्त, बीइंग अ फ्रेंड। सो एज अ फ्रेंड दे गार्डेड दैट टेरिटरी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंग्लिश रेजिडेंट who served as the EICs. EICs is East India Company's personnel was appointed in the territory to keep a check on the ruler.
So what this means is that a personal is an employee, right? A person from EIC was appointed in the territory, एक टेरिटरी में उसको अपॉइंट करके रखा गया था to keep a check on the ruler, कि वो क्या कर रहा है, right? So the third point is the Indian rulers were asked not to allow any other European countries to trade with them and enter their territory. तो यहाँ पे जो अलग यूरोपियन कंपनीज हैं वो कौन सी हैं? डच, फ्रेंच, ये सब, राइट? तो इन सबको कुछ अलाउड नहीं था ट्रेड करना उन रूलर्स के साथ. इंडियन रूलर्स वर टोल्ड टू पे फॉर द सब्सिडियरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द EIC. तो अब हम लोग देखते हैं कि EIC का इससे मोटिव क्या था. So here we discuss the first condition. पहली कंडीशन क्या थी कि वो टेरिटरी किसी भी और यूरोपियन कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, ना ही एंटर कर सकती है. तो ये फर्स्ट वो थी इन लोगों की कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन क्या आई, जहाँ पे उन्होंने एक गेम प्ले बना लिया कि they were told to pay for the armed forces, right? अभी किसी को कुछ गार्ड करोगे आप तो वो पैसे ले रहे हैं आपसे, राइट? तो EIC कुछ ना कुछ उनसे लिया करती थी. they were told to pay for the subsidiary armed forces. अब क्या होता था कि धीरे धीरे इंडियन रूलर्स की जो मतलब अगर मान लो आपके पैसे खत्म हो गए, आप EIC को नहीं दे पाए, which is disobeying, which led to that part of the territory being fortified by the company. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके एक घर का पार्ट मान लो बालकनी को EIC प्रोटेक्ट करके रख रही है तो उसका वो रेंट ले रहे हैं. एक टाइम आया कि आपके पास रेंट खत्म हो गया तो वो टेरिटरी EIC ले लेगी, आपकी बालकनी EIC के पास चली जाएगी. So that's what happened with the Indian rulers and slowly they lost their whole territory. धीरे धीरे जितना भी उनका किंगडम था वो EIC के पास चले जाता था. So this was one of the tricks which was used by EIC, subsidiary alliance, right? The next question is again from history. In what ways was the administration of the company different from that of Indian rulers? So the administration of the company was different from the Indian rulers in the following ways. So the first difference is कि कैसे जगह को डिवाइड किया जाता था, राइट? तो जो कंपनी थी वो डिवाइड करते थे अपनी रूलिंग जगह को प्रेसिडेंसीज के पार्ट में. सो द नेम ऑफ द प्रेसिडेंसीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, राइट? और उससे पहले जो रूलर्स वगैरह होते थे वो कैसे करते थे? डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट इज each presidency was ruled by a governor. Okay, so the presidency was ruled by a governor, whereas the Indian rulers, so each we got to know that it was divided into districts. हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट को कौन रूल करता था? कलेक्टर. ओके, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया हमारा. सो द थर्ड डिफरेंस इज the supreme head of the administration was the governor general, but in India the head of the administration was the king or the ruler. So ये हमारा थर्ड डिफरेंस. उसके बाद आता है the main job. So the main job of the governor general was to introduce एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. इसका काम क्या था गवर्नर जनरल का? टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब कि सर्टेन रूल्स जो लोगों को फॉलो करने हैं, बाकी सब चीज़ें, राइट? और जो कलेक्टर की क्या जॉब थी? टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द डिस्ट्रिक्ट और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दिस डिस्ट्रिक्ट. So the seventh question is write me 3 principles of sustainable development. अब ये यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी की बुक के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऐसा हमको लगता है, पर इसको हम लोग इजीली समझेंगे कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है. ओके, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर. अब क्वेश्चन का मतलब समझे हम लोग कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जो सस्टेन कर सकती है, जो सबके लिए अच्छी है, ऐसी डेवलपमेंट हमको चाहिए, है ना। और हमको ऐसी डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसके लिए ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे कि आपकी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाए। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है वो किसी को वो डेवलपमेंट किसी को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ को। सेकेंड इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो डेवलपमेंट हो रही है वो ऐसे ही फालतू की नहीं होनी चाहिए, इट शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट शुड इम्प्रूव योर डे टू डे लाइफ समवेयर, राइट। सो नेक्स्ट इज कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की डाइवर्सिटी है, अर्थ बहुत डाइवर्स है, हम सबको पता है, राइट। तो उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस डेवलपमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। ओके, दिस नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो जितना कम हो सके उतना कम नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेज होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये पॉइंट आ गया। So the next is difference between renewable and non-renewable resources। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसका आंसर क्या होगा, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली विद टाइम, जो नेचुरली टाइम के साथ फिर से बनते जाते हैं। रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, न्यूएबल का मतलब फिर से बनना, री बार बार बनते रहते हैं। ओके, नेचुरली विद टाइम अपने आप बनते हैं, हमारा उसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, राइट। सो द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज कॉरेस्पॉन्ड्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, दे कॉरेस्पॉन्ड विद देम, राइट। Because at the rate at right, अब वो क्यों correspond करती है हम वो देखते हैं। Because the rate at which we are consuming them does not affect their availability in the long term, है ना। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि आपके घर के पास मैंगो का पेड़ लगा है, अब वो आपके लिए एक रिसोर्स है या फिर सोर्स है मैंगोज का। अब वो मैंगो का पेड़ आपको एक साल के अंदर 10 मैंगोज देता है, पर आप वो 10 के 10 मैंगोज एक ही महीने में खा गए, राइट। तो वो क्या हो गया कि वो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट कर देगा। अब वो आपका एक महीने के लिए खा गए, बाकी के 11 महीने आपके पास कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि रीन्यूएबल कोल रीन्यूएबल है पर वो लॉन्ग टर्म में रीन्यूएबल है, इसलिए वो नॉन रीन्यूएबल गिना जाता है ना। अब हम आगे देखते हैं कि रीन्यूएबल क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, है ना। और बायोफ्यूल्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स, बायोमास, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये सब हैं हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स। क्यों रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? क्योंकि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो सन से मिलती है। विंड एनर्जी हमेशा विंड चलती रहती है। जियोथर्मल एनर्जी हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे आएगा आपको, और वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। बायोफ्यूल्स हो गए, कल्टीवेटेड प्लांट्स, राइट, ये सब, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अब इन कॉन्ट्रास्ट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड क्वांटिटीज। बहुत कम क्वांटिटी में है। आपके 10 मैंगोज आपके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। वो ऐसे नहीं है कि 10 खा गए तो फिर से बनती जाएंगे बार बार, राइट, विच आर अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड
quantities or those that are renewed slowly that rate at which they are consumed too fast. जो हमने मैंगो वाला एग्जांपल लिया था सेम, अब वो याद रखोगे आपको पूरा याद रह जाएगा, नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल। एक्चुअल में तो इनके नाम ही आपको बता देते हैं कि ये क्या है, राइट। और इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो स्लो है कंज्यूमिंग रेट से, राइट। फिर उसके बाद दिस मीन्स दैट देयर स्टॉक्स आर गेटिंग डिप्लीटेड बिफोर दे कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, राइट। कि इनका मतलब क्या है कि जो हम लोग खा रहे हैं एक चीज़ को वो जल्दी हो रहा है पर वो बहुत धीरे रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं कोल, ऑयल, यूरेनियम, गोल्ड, एल्युमिनियम, सैंड। हमने ऑयल बहुत सारा निकाल लिया है ना, उसको यूज़ कर लिया, पर अब निकल तो रहा नहीं है, अब और तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने साइंस में पढ़ लिया है ऑयल, हम पढ़ेंगे कि ऑयल और कोल टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट प्रोड्यूस्ड अगेन, राइट। अभी हम लोग का ये ख़त्म हो गया है, हम लोग सेकेंड पार्ट आएगा इस वीडियो का। हमारे पास अभी 9, 10, राइट, 11, 12 4 क्वेश्चंस बाकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 मार्क्स के हैं। हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये पूरा PDF मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी साइट पे अवेलेबल होगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, टेक केयर गाइस।